चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी गोद में उठाए बच्चे को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। देखने से ही पता चल रहा था कि वो कुछ घंटे पहले ही पैदा हुआ है। वो रो रहा था। रात का समय था और ये एक तूफानी अंधेरी रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। इस खतरनाक मौसम में वो आदमी बच्चे के साथ एक सुनसान पहाड़ी पर खड़ा हुआ था। उससे कुछ दूरी पर उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। वो आदमी उस मासूम बच्चे से गुस्से में बोला, तू अगर मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नहीं होती तो मैं तुझसे कब का छुटकारा पा लेता। तुम कुबेर के खजाने की चाबी हो जिसे सही समय आने पर उसके ताले के पास पहुंचाना है। अभी तुम्हें छुपा कर रखना होगा। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी एक काले रंग की गाड़ी उससे कुछ दूरी पर आकर रुकी। उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला तो उसमें से एक नौजवान लड़का बाहर आया। उस लड़के ने काले रंग का बिजनेस सूट पहन रखा था। उस लड़के को देखकर ही पता चल रहा था वह किसी अच्छे घर का लड़का था। वो लड़का उस आदमी के पास आया। उसने उस आदमी को देखते हुए सवाल किया, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या कोई काम था? उस आदमी ने उस बच्चे को उसे लड़के की गोद में देते हुए कहा, ये है वो काम जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। उस बच्चे को देखकर लड़के ने झट से सवाल किया, ये बच्चा किसका है? उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, ये सब मैं तुम्हें समय आने पर बता दूंगा। फिलहाल तुम इस बच्चे को संभाल कर अपने पास रखो। ये बच्चा हमें करोड़पति बना सकता है। ये हमारे लिए कुबेर के खजाने की चाबी है। जब इसकी मुंह दिखाई का टाइम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। लड़के ने फिर से सवाल किया। उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, बस तुम इसकी देखभाल करो। आने वाले समय में हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा समझ लो कि यह एक लॉटरी की टिकट है जिसका नंबर अभी तक आया नहीं है। जब इसका नंबर आएगा तब हम इसे बाहर निकालेंगे, तब होगी इसकी मुंह दिखाई। उसके ऐसा बोलते ही बिजली चमकी और उस मासूम से बच्चे के चेहरे पर बिजली से रोशनी पड़ी। उसका चेहरा देखने में बहुत ही प्यारा था, इतना प्यारा कि वो बच्चा किसी को भी पहली नज़र में अपने मुंह में डाल ले। उस लड़के ने आदमी से कहा, अब मुझे जाना होगा। मौसम खराब है, बारिश होने वाली है और ऐसे मौसम में इस बच्चे को बाहर रखना सही नहीं होगा। मैं इसको घर ले जाता हूँ। मैं आपको इसके बारे में खबर देता रहूँगा। इतना बोलकर वो लड़का उस बच्चे को लेकर अपनी गाड़ी में वहां से निकल गया। उसके जाते ही तेज बारिश शुरू हो गई। वो आदमी अब उस आदमी को देखते हुए बोला, गरीबी में बहुत दिन गुजारे हैं, अब अमीर होने के दिन आ रहे हैं। जल्द मैं अमीर, बहुत अमीर बन जाऊंगा। वो आदमी राक्षसों की तरह हंसने लगा। कुछ सालों बाद, हेल्प हेल्प, एक लड़की चिल्लाती हुई सिटी हॉस्पिटल में दौड़कर एक डॉक्टर के पास आकर बोली। वो लड़की भीगी हुई थी और हाफ रही थी। वो बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर के कैबिन में घुस आई थी। उसे देखकर डॉक्टर ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, कौन हो तुम बिना अपॉइंटमेंट लिए अंदर कैसे आई? उस लड़की ने रोते हुए कहा, डॉक्टर मेरे साथ बाहर चलिए। उसे ऐसे रोते हुए देखकर सामने से पूछा, व्हाट हैपन, क्या हुआ? लड़की कैबिन से बाहर की ओर इशारा करके बौखलाते हुए बोली, वो स्ट्रेचर पर एक लड़की, डॉक्टर हेल्प हर। डॉक्टर को उसकी बात सुनकर चिंता सी होने लगी और वो झट से बोला, कौन लड़की, कहाँ है? लड़की झट से बोली, चलिए मेरे साथ। लड़की डॉक्टर को लेकर हॉस्पिटल के काउंटर के पास एक स्ट्रेचर पर फटे कपड़े पहने एक बेहोश लड़की के पास आई। लड़की बौखलाते हुए बोली, हेल्प हर डॉक्टर। डॉक्टर स्ट्रेचर पर लेटी हुई लड़की को देखकर बोला, इसका रेप हुआ है, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। किसने किया इसके साथ ऐसा? लड़की ने गिड़गिड़ा कर कहा, आप इसका इलाज शुरू कीजिए, मैं पुलिस कंप्लेंट करती हूँ। डॉक्टर ने लड़की से पूछा, ठीक है, हम इसका इलाज शुरू करते हैं। हमने कुछ पूछा, किसने किया इसका रेप, क्या तुमने उसे देखा था? लड़की ने गुस्से से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, हाँ, मैंने उस राक्षस को अपनी आंखों से देखा था जिसे पूरा बाड़मेर काली के नाम से जानता है। उसकी बात सुन डॉक्टर ने झट से अपने कदम पीछे ले लिए। उसने डरते हुए कहा, मैं इस लड़की का इलाज नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से।
उसकी इस हरकत को देखकर लड़की ने मुंह बनाते गुस्से में कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? आप उस काली से डर कर इस मासूम लड़की की जान नहीं बचा रहे, ये बेकसूर लड़की मर रही है। उसके ऐसे बोलने पर डॉक्टर ने गुस्से में कहा, बंद करो अपनी बकवास और निकल जाओ मेरे हॉस्पिटल से, इससे पहले कि काली जी को इस लड़की का पता चल जाए, जाओ यहाँ से। लड़की ने डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, डॉक्टर आप क्यों डर रहे हैं उस काली से? इस लड़की का सोचिए, इस बेचारी की जान जा रही है। डॉक्टर ने गुस्से में लड़की से कहा, लड़की अगर तू यहाँ से गई नहीं तो मैं खुद काली जी को फोन कर दूंगा। उसकी धमकी सुनकर लड़की गुस्से में बोली, कैसे इंसान हैं आप? उस राक्षस के डर से इस मासूम लड़की की जान दांव पर लगा देना चाहते हैं। डॉक्टर कुछ और बोलता उससे पहले ही गोली की आवाज आई, थड़ा। पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा छा गया। हॉस्पिटल के अंदर 4 हटे कट्टे आदमियों ने काले कपड़े पहने और हाथों में बंदूकें पकड़े एंटर किया। उनके बाद एक नौजवान लड़का वहां आया। उसने काला पजामा कमीज और पगड़ी पहन रखी थी। उसको देखकर डॉक्टर उसके पैरों में गिर जाता है। डॉक्टर ने उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, काली जी मैंने इस लड़की का इलाज नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। काली यानी वो आदमी बेहोश लड़की को देखकर उसके पास खड़ी दूसरी लड़की के पास आया और अकड़ कर बोला, मर गई है ये छोरी, लाश को बचाकर क्या करेगी बावली? उसकी बात सुनकर लड़की गुस्से में बोली, तुमने मारा है इसे, मैं पुलिस को बताऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं काली। काली ने लड़की को बाजू पकड़कर गुस्से से कहा, 5 फुट 2 इंच की छोरी मुझ जैसे 6 फुट 2 इंच के मर्द को धमका रही है, जिससे पूरा राजस्थान डरता है, उसे धमका रही है तू। लड़की ने अकड़ते हुए कहा, पूरा राजस्थान डरता होगा तुमसे काली, पर ये मेघा नहीं डरती तुमसे, मैं तुम्हें इस लड़की की जान लेने की सजा दिलाकर रहूंगी। काली ने कुटिल मुस्कान देते हुए गुस्से से कहा, महारे बिस्तर से उठाकर लाई है इस छोरी को तू, चोरी की है तूने, तुझको तो मैं खुद सजा दूंगा मेघा। मेघा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे काली। काली मेघा को गर्दन से पकड़ते हुए गुस्से में बोला, अभी तो मैंने पकड़ा ही नहीं है छोरी, ले चलो इस मेघा को, और डॉक्टर ये लाश ने फूंक देना। मेघा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बार बार बोल रही थी, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? काली मेघा को खींचते हुए हॉस्पिटल से बाहर ले आया। उसके आदमी भी बाहर आ गए हैं। मेघा बार बार चिल्ला रही है, हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ, पर कोई मेघा की मदद नहीं करता। हॉस्पिटल के बाहर काली की 3 जीप खड़ी हुई है, जिनमें बहुत सारे हथियारों से लदे गुंडे बैठे हैं। सबसे पहले वाली जीप के अंदर मेघा को फेंकते हुए काली ने अपने आदमियों से बोला, अच्छे से बांधना इसको, ऐसा ना हो कि भाग जाए और मुझे इसे गोली वोली मारनी पड़े। काली के आदमियों ने मेघा को जीप के अंदर अच्छे से बांध दिया। मेघा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, काली तुम बहुत पछताओगे, छोड़ दो मुझे। काली ने कहा, अरे मुंह बंद करो ना, इसका कितना बोलती है ये छोरी। काली के आदमियों ने मेघा का मुंह भी बांध दिया और काली की तीनों जीपें मेघा को वहां से लेकर निकल गई। काली की तीनों जीपें एक आलीशान महल जैसी हवेली के सामने रुकी। काली के आदमियों ने मेघा को खोला और काली मेघा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए हवेली के अंदर लेकर आया। हवेली के आंगन में एक अधेड़ उम्र की औरत कुछ नौकरानियों के साथ खड़ी हुई थी। काली ने मेघा को औरत की ओर फेंकते हुए कहा, माजी सा इसको नहा धुला कर तैयार कर दो, मुझको आज अपनी थकान इसके साथ उतारनी है। मेघा को देख माजी सा ने मुस्कुराते हुए कहा, राणा सा छोरी तो घनी खूबसूरत छोरी लेकर आए हो आप। मेघा गुस्से में छटपटाते हुए बोली, छोड़िए मुझे। काली मेघा को बालों से पकड़कर गुस्से में बोला, चुपचाप तैयार हो जाओ वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी, ले जाओ माजी सा। नौकरानियां जबरदस्ती मेघा को अपने साथ ले गई। वो मेघा को एक कमरे में लेकर और उसे नहा धुला कर सुंदर घाघरा चोली और गहने पहनाकर उसको सजा दिया। फिर मेघा को एक बेडरूम में लेकर जाया गया। मेघा के पास 2 नौकरानियों को छोड़कर माजी सा और बाकी की नौकरानियां कमरे से बाहर चली गई। बेडरूम बहुत बड़ा था। मेघा रोने लग गई थी। काली कमरे में आया और आते ही उसने मेघा को देखते हुए कहा,
छोरी रोना बंद करो अब। उसने तिरछा मुस्कुराते हुए नौकरानियों से कहा, अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या हमारी फिल्म बनाओगी, जाओ यहाँ से। नौकरानियां कमरे से बाहर चली गई थी और जाते हुए वो कमरे का दरवाजा भी बंद कर गई थी। मेघा गुस्से में उठकर बाहर जाने लगी कि काली ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। काली ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, छोरी परेशान मत करो मुझको, तेरे साथ तो मैं लंबी बाजी खेलने वाला हूँ। ऐसा बोलकर उसने मेघा को बेड पर फेंका और अपना कुर्ता उतारकर उसके ऊपर झुक गया। मेघा उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे। काली ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड से सटा दिया और अपने होठों को उसकी गर्दन पर रखकर उसको जबरदस्ती किस करने लगा। मेघा चिल्लाते हुए उससे छोड़ने की गुहार लगाती रही। तभी काली पीछे हटा और फिर दांत पीसते हुए बोला, अगर अपनी इज्जत बचाना चाहती है तो फिर मैं जैसा कहूँ तुझे वही करना होगा, बोल करेगी। मेघा उसे हैरानी से देखने लगी कि काली उसके परिवार को कैसे जानता है। फिर काली बोला, लगा अपने घर वालों को फोन, किसका बच्चा था वो? क्या मेघा बच पाएगी काली के चुंगल से? किसे फोन किया है मेघा ने? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। तुम क्या करवाना चाहते हो मेरे परिवार से? उसकी बात सुनकर मेघा हड़बड़ाते हुए बोली। काली ने उसका जबड़ा भींचते हुए कहा, सवाल नहीं पसंद मुझे, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर, नहीं तो तेरी हालत उस छोरी से भी बदतर कर दूंगा जिसे लेकर तू अस्पताल गई थी। सिर्फ उसकी नहीं तुम्हारे परिवार की हर औरत की वही हालत होगी, समझी छोरी? उसकी बात सुनकर मेघा डर से कांपने लगी और उसने कांपते हाथों से काली से उसका फोन लेकर किसी को फोन किया। सामने से फोन उठाते ही मेघ ने हड़बड़ाते हुए कहा, भाई सा, सिटी हॉस्पिटल, बीकानेर, बापू सा, माँ सा, पुकारते एक 22 साल की लड़की अस्पताल में दाखिल हुई। उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र की औरत आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठी रो रही थी। उस औरत ने राजस्थानी घाघरा चोली पहना हुआ था। उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। वो काफी घबराया हुआ था और बार बार आईसीयू के दरवाजे के कांच से अंदर झांक कर देख रहा था। उस आदमी ने पजामा कुर्ता पहन रखा था। उस लड़की ने उनके पास आते ही हड़बड़ाते हुए पूछा, माँ सा, बापू सा, क्या हुआ? जी कैसी है? उसे देखकर वो औरत अपने पति पर बिगड़ते हुए बोली, कैसी होगी मेरी लाड़ो? बेचारी को लंगड़े लूले के साथ ब्याह रहे थे तुम्हारे बापू सा, क्या करती बेचारी? जहर खा लिया, अब पता नहीं क्या होगा उसके साथ। उस औरत की बात सुनकर उस लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपने बाप की तरफ देखते हुए बोली, बापू सा, ये माँ सा क्या बोल रही है? शिखा जीजी की शादी एक लंगड़े से हो रही थी, क्यों? क्यों का जवाब तुम्हें मैं देता हूँ शगुन, तू मेरे साथ चल। उस लड़की के बापू सा ऐसा बोलकर उसे वहां से अस्पताल की छत पर ले गए। वहां पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। वहां पहुंचते ही शगुन ने सवाल किया, क्या हुआ बापू सा? आप मुझे क्या बताने वाले थे? ये माँ सा क्या बोल रही थी? जीजी की शादी तो एक अमीर घर में होने जा रही थी ना। उनका तो सपना था कि उनकी शादी एक अमीर परिवार में हो, तो फिर ये सब क्यों? शगुन के बापूसा ने रूधे स्वर में कहा, क्या बताऊं छोरी? हुकुम सा के घर वाले खुद चलकर हमारे घर आए थे तुम्हारी जीजी का रिश्ता मांगने। तू तो जानती है कि हमारा घर उनकी मेहरबानी पर चलता है। उनका छोरा और बीकानेर का हुकुम सा हमारे घर का जवई बनेगा। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी हमारे परिवार के लिए? यही सोचकर मैंने रिश्ते के लिए हाँ बोल दी। सब सही चल रहा था। हुकुम सा को आज तक किसी ने नहीं देखा था क्योंकि वो कमरे में ही रहते हैं, पर आज सुबह किसी ने हमें बताया कि वो अपाहिज है, चल फिर नहीं सकते और उनका मुंह भी जला हुआ है। ये बात सुनकर शगुन हैरान हो गई। उसे अब अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा था। उसके बापूसा ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, ये बात शिखा को पता चली तो उसने शादी करने से मना कर दिया और जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन समय रहते हम उसे यहाँ ले आए। बापूसा, शिखा जीजी बेचारी कैसे ये शादी कर सकती थी? आप उनको मना कर दीजिए, ये शादी नहीं हो सकती, शगुन ने अपने बापूसा को समझाते हुए कहा। नहीं छोरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
तुम नहीं जानती हुकुम सा और उनका परिवार शादी तोड़ने के बाद हमारे साथ क्या कर सकता है। मैं मानता हूँ कि ये शादी गलत है, पर उसके बापू सा उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शगुन उनकी बात काटते हुए बोली, पर क्या बापू सा, इतनी सुंदर मेरी जीजी, आप क्यों उन्हें एक अपाहिज के साथ ब्याह रहे हैं। सब कुछ पैसा रुपया ही तो नहीं होता, ऊपर से जीजी की हालत देखिए। क्या वो इस हालत में शादी कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं कर सकती, लेकिन तुम तो कर सकती हो ना छोरी। अपने बापूसा की इज्जत रखने के लिए ये शादी कर ले छोरी। उसके बापूसा उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले। शगुन आंखें बड़ी करके बोली, बापूसा ये आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझे जीजी के होने वाले पति के साथ शादी करने के लिए बोल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप भूल रहे हैं मेरा मकसद क्या है, मेरी सच्चाई क्या है। मैं ये शादी नहीं कर सकती। शगुन के बापूसा ने उसे फिर से समझाते हुए कहा, छोरी अगर ये शादी नहीं हुई तो मालिक सा हमारे परिवार को मरवा डालेंगे। तुम उनको नहीं जानती, वो लोग अपनी इज्जत पर कोई दाग बर्दाश्त नहीं करते। बापूसा अगर उन्हें मेरा सच पता चला तो क्या वो हमें छोड़ेंगे? मेरा काला सच जानने के बाद क्या वो शादी करेंगे? कभी नहीं। वो अभी बोल ही रही थी कि उसकी बात सुनकर उसके बापूसा की गुस्से में मुट्ठी भींच गई। उसने मन में कहा, बहुत ही जिद्दी है ये छोरी, ऐसे ही नहीं मानेगी। लगता है कि अब अपना आखिरी हथियार निकालना ही पड़ेगा इसे मनाने के लिए। आखिर में उसके बापूसे ने कुछ सोच विचार किया और फिर उसे देखते हुए कहा, क्या तब भी तुम ये शादी नहीं करोगी अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम जिसको मरा हुआ समझकर अब तक उसका शोक मना रही हो और जिसके कारण तुम ये शादी नहीं करना चाहती वो जिंदा है? उसकी बात सुनकर शगुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बौखलाते हुए सवाल किया, क्या सच में वो जिंदा है? हाँ वो जिंदा है। उसके बापूसा ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी बात सुनकर शगुन ने झट से कहा, पर आपने तो कहा था कि वो मर चुका है, तो फिर वो जिंदा कैसे? अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? बोलिए। उसका पता जानना है तो तुझे ये शादी करनी होगी, तरुण ने सख्त लहजे में कहा। शगुन को अपने बाप की बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसके बापूसा ने फिर से सवाल किया, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो छोरी? हाँ मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए, लेकिन पहले मुझे उसका पता चाहिए। अगर वो जिंदा है तो वो है कहाँ पर? बताइए मुझे। शगुन ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए ये सवाल किया, जिसे सुन उसके बापूसा ने कहा, छोरी मैं तेरा बाप हूँ तरुण राठी, इतनी आसानी से तुझे बता दिया कि पिछले 4 सालों से तू जिस बच्चे को मरा हुआ समझ रही है वो कहाँ है। ये जानने के बाद तू ये शादी थोड़ी ना करेगी, तू उसको लेकर यहाँ से दूर चली जाएगी। नहीं बापूसा मैं ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दीजिए, मैं ये शादी कर लूँगी। शगुन अपने बापूसा के आगे गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसके बापूसा यानी तरुण को तो जैसे उसकी किसी भावना से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तरुण ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, अगर तुझे अपना बच्चा चाहिए तो तुझे शादी करनी होगी। मैं करूँगी ना शादी, बस मुझे एक बार मेरे बच्चे से मिलवा दीजिए या दूर से दिखा दीजिए। मैं 4 साल से उसके गम में तड़प रही हूँ। प्लीज बापूसा मैं शादी से मना नहीं करूँगी, एक बार मुझे उसका चेहरा दिखा दीजिए। शगुन तरुण के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए बोल रही थी। तरुण ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, नहीं का मतलब नहीं होता है शगुन, अभी तुम अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देखोगी, पहले तुम्हें ये शादी करनी होगी। उसकी बात सुनकर अब शगुन ने रोना शुरू कर दिया था। उसे रोते हुए देखकर भी तरुण को उस पर तरस नहीं आ रहा था। उसने सख्त लहजे में कहा, अब रोना धोना बंद करो, चलो जल्दी, शाम को तुम्हारी मेहंदी है और कल तुम्हें हल्दी लगेगी और शाम को शादी है। इन सब के बारे में मुझे दाता हुकुम को भी बताना है। अब तुझे घर जाना चाहिए, चल। इतना बोलकर तरुण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वहां से घर ले गया। तरुण का घर में मेहंदी की रस्म की तैयारियां शुरू हो गई थी, इसलिए तरुण की पत्नी और शगुन की मां आशा राठी हॉस्पिटल में घर के किसी और सदस्य को रुकने के लिए बोलकर वापस घर आ गई थी। शगुन अपने कमरे में अकेली थी। वो इस शादी के बारे में सोचकर घबरा रही थी। उसने खुद से कहा, मैंने ऐसे कैसे किसी अनजान इंसान से शादी के लिए हाँ बोल दी? पहले मुझे उसके बारे में जानना तो चाहिए था ना। अभी मैं उसके बारे में माँ बापूसा से बात करती हूँ।
वो अपने माँ बाप के कमरे बाहर पहुंची ही थी कि तभी उसके कानों में अपने माँ बाप की आवाज पड़ी। वो दरवाजे पर रुककर आवाज सुनने लगी। वो दोनों बातें कर रहे थे। तरुण जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो लोग शगुन को अपनी बिंदनी के रूप में देखकर गुस्सा हुए तो। आशा तरुण को समझा रही थी कि तभी तरुण डरते हुए बोला, क्यों मुझे डरा रही हो आशा? तुम जानती हो, जब से ये शादी वाला मामला शुरू हुआ मेरे अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं बची कि मैं शादी तोड़ने के बारे में सोच सकूं। एक बार हुकुम सा को तो मना कर सकता हूं, लेकिन उसको कैसे मना करूं जिसने शगुन के साथ ही शादी कराने की धमकी दी है? आप ऐसा सोच ही क्यों रहे हैं? मना तो आप उनको भी नहीं कर सकते। आपको पता है ना हुकुम सा कैसे इंसान है। उनको इस शादी के बाद हुकुम सा की गद्दी और सारी प्रॉपर्टी मिलनी है, इसलिए वो ये शादी कर रहे हैं। आशा ने डरते हुए तरुण को समझाया। तरुण ने भी डरते हुए कहा, हाँ जानता हूँ। मैं भूल नहीं सकता उस मंजर को जो कुछ साल पहले बंजारों की बस्ती में हुआ था। कुछ साल पहले रात का समय बीकानेर रेत के ऊंचे टीले पर एक हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके पीछे कुछ दूरी पर कुछ काले रंग की लग्जरी कार्स खड़ी थी। वो लड़का एक दिशा में देख रहा था। उसके सामने एक बंजारों की बस्ती थी। एक और लड़का उसके पीछे से उसके पास आया। उसने भी फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उस लड़के ने सिर झुकाते हुए कहा, कुंवर शौर्य, बस्ती वालों ने बस्ती खाली करने से मना कर दिया है। वो किसी भी कीमत पर बस्ती खाली नहीं करना चाहते। उसकी बात सुनकर उसकी ओर पीठ करके खड़े शौर्य ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, तेजा, तुम्हें पता है ना कि मैंने इस प्रॉपर्टी पर कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं? जी हुकुम सा 10 करोड़ 85 लाख रुपए, तेजा ने शौर्य को जवाब दिया। शौर्य ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे अपना एक भी रुपया वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, ये बस्ती खाली करवाओ कैसे भी, और एक भी सबूत नहीं मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर तेजा और शौर्य के आदमियों के साथ मिलकर सब बंजारों को उनकी झोपड़ियों में बंद करके उनमें आग लगवा दी। बंजारे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन हुकुम सा को उन पर दया नहीं आई। बेचारे सब के सब उस आग में झुलस कर मर गए। अपने माँ बाप की बातें सुनकर शगुन डर के मारे कांपने लगी। उसने मन में खुद से कहा, ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। जीजी के होने वाले जिस दुल्हे से मेरी शादी हो रही है वो पति नहीं हैवान है। क्या करेगी शगुन शादी रुकवाने के लिए? जानने के लिए पढ़ते रहिए। शगुन अपने माँ बाप के कमरे के बाहर पहुंची ही थी कि तभी उसके कानों में अपने माँ बाप की आवाज पड़ी। वो दरवाजे पर रुककर आवाज सुनने लगी। उनकी बातें सुनकर शगुन डर के मारे कांपने लगी। उसने मन खुद से कहा, ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। जीजी के होने वाले जिस दुल्हे से मेरी शादी हो रही है वो पति नहीं हैवान है। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया तो उसने खुद से ही कहा, नहीं, मुझे ये शादी करनी ही होगी। अगर मैंने ये शादी नहीं की तो मुझे मेरे बच्चे का कभी पता नहीं चलेगा। वो अपने डर को अंदर दबाकर वहां से अपने कमरे में वापस चली गई। उसके जाते ही तरुण ने आशा से कहा, देख, घर बहुत बड़ा है उनका। इतने बड़े घर से रिश्ता जुड़ गया ना तो हम भी अमीर हो जाएंगे। समाज में हमारी भी वाहवाही होगी। छोटी जाए तो जाए, बड़ी का रिश्ता तो अच्छे घर में हो जाएगा ना समझ। ठीक है, आप जाकर दाता हुकुम से शगुन के बारे में बात करके आइए। आशा उसकी बात मानते हुए शगुन की मेहंदी की तैयारी शुरू करने चली गई। तरुण भी शौर्य के परिवार से बात करने वहां से निकल गया। राठौड़ महल, बीकानेर। बीकानेर की भव्य इमारतों में सबसे खूबसूरत इमारत राठौड़ महल की थी। महल के अंदर एंटर करते ही बड़ा सा हॉल था। उस हॉल की दाईं तरफ महल की बड़ी सी रसोई थी और उसके सामने बड़ा सा डाइनिंग रूम था। बाईं तरफ नौकरों के कमरे थे। हॉल के एंट्रेंस गेट के बिल्कुल सामने ही सीढ़ियां थी जो कि हवेली की दूसरी मंजिल तक जाती थी, जहां पर हवेली के सारे बड़ों के कमरे थे और एक स्टोर रूम, एक स्टडी रूम के साथ साथ कुछ और कमरे भी थे, जिनके सामने लंबा चौड़ा बरामदा और उसके सामने रेलिंग बनी हुई थी। बरामदे के दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी जो कि हवेली की तीसरी मंजिल तक जाती थी, जहां पर हवेली के सारे यंगस्टर्स के कमरे, एक स्टोर रूम,
एक स्टडी रूम के साथ साथ कुछ और कमरे भी थे, जिनके सामने दूसरी मंजिल की तरह लंबा चौड़ा बरामदा और उसके सामने रेलिंग बनी हुई थी। उसके भी दोनों आखिरी छोरों पर सीढ़ियां बनी हुई थी जो कि हवेली छत की तरफ जाती थी। एक लिफ्ट भी महल में बनवाई गई थी, जिसको सिर्फ शौर्य इस्तेमाल करता था। महल के बाहर चारों तरह रॉयल गार्ड्स पहरा दे रहे थे। पूरे घर में महंगी पेंटिंग्स, झूमर, सोफे, जरूरत का हर सामान और सजावट की हर महंगी चीज मौजूद थी। महल के हॉल में घर की सब औरतें एक साथ बैठी शादी के लिए गहने और कपड़े देख रही थी। उनसे कुछ दूरी पर घर के आदमी बैठे हुए थे और वो लोग शादी के बारे में सलाह मशवरा कर रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग था। तरुण जब महल के बाहर पहुंचा तो महल के बाहर पहरा दे रहे रॉयल गार्ड्स में से एक ने अंदर आकर कहा, खम्मा घनी दाता हुकुम। आदमियों में बैठे बुजुर्ग ने कहा, बोलो तेजा क्या हुआ? दाता हुकुम, होने वाली हुकुम रानी सा के बापू सा आए हैं, वो आपसे मिलकर एक जरूरी बात करना चाहते हैं। तेजा ने दाता हुकुम को जवाब दिया। दाता हुकुम ने उसे देखते हुए कहा, तेजा क्या तुम भूल गए हो कि वो अब इस परिवार के होने वाले समधी हैं? उन्हें इतनी देर इंतजार करवाना सही नहीं है, उन्हें अंदर भेजो। तेजा बाहर गया और उसने तरुण को अंदर भेजा। तरुण ने आते ही सबको देखते हुए कहा, खम्मा घनी। दाता हुकुम ने उसे देखते हुए कहा, तरुण क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? कुछ चाहिए था क्या? दाता हुकुम मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बड़ी छोरी ने शादी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन मेरी। तरुण उन सबको बता रहा था कि शादी अब शिखा की नहीं बल्कि शगुन की होगी, क्योंकि शिखा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। सारी बात सुनकर पूरा परिवार परेशान हो गया था। सब लोग महल के 3rd फ्लोर के आखिरी छोर पर बने कमरे की ओर देखने लगे। उस कमरे में सिर्फ अंधेरा अंधेरा था, बस एक मोमबत्ती जल रही थी और उससे कुछ दूर पर एक इंसान व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। तरुण ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, दाता हुकुम मेरी छोटी छोरी इस शादी के लिए तैयार है। मेरी छोरी शगुन आपके परिवार और हुकुम सा को कभी निराश नहीं करेगी। दाता हुकुम के माथे पर शिकन थी। उसने परेशान होते हुए कहा, तरुण हमारे परिवार को सिर्फ इस महल की कुंवर रानी सा चाहिए, लेकिन हमारे पोते के लिए हुकुम रानी सा। अगर उसको ये बात पता चली तो पता नहीं वो क्या करेगा। हमें ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। तरुण ने दाता हुकुम के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, दाता हुकुम आप ऐसा मत बोलिए। आप तो जानते ही है कि मेरी छोटी छोरी बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे कि हुकुम सा नाराज हो। दाता हुकुम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, हम तुम्हारी छोटी बेटी की शादी अपने पोते से करने के लिए तैयार है, पर शादी बिल्कुल साधारण तरीके से होगी, वो भी खंडा प्रथा से। खंडा प्रथा यानी हुकुम सा की तलवार से शादी? पर दाता हुकुम। तरुण उसकी बात सुनकर हैरानी से इतना ही बोल पाया था कि दाता हुकुम उसकी बात काटते हुए गुस्से में बोले, तरुण अगर अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो जैसा कह रहे हैं हम, वैसा करो, वरना हमें मजबूरन तुम्हें हमारे पोते के हवाले करना होगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारा पोता तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। उसकी बात सुनकर तरुण ने कांपते हुए मन में कहा, जानता हूँ वो इंसान नहीं हैवान है। अब सोचो मत, जाओ शादी की तैयारी करो। उसे खोया हुआ देखकर दाता हुकुम ने ऐसा कहा तो तरुण ने हाँ में सिर हिलाया और सबको घनी खम्मा बोलकर अपने घर चला गया। उसके जाते पूरा परिवार वापस अपने कामों में लग गया। एक शख्स अंधेरे कमरे में मोमबत्ती के सामने व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसके कान पर फोन था। सामने वाले ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो गुस्से में बोला, ओह तो अब मुझे उस तरुण राठी की छोटी बेटी शगुन राठी से करनी है। चिंता मत करो, उस शगुन राठी की वजह से ही ये सब हुआ है, तो उसे अब मौत से बेहतर सजा मिलेगी। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो शख्स मोमबत्ती की आंच को देखकर गुस्से में बोला, ये शादी नहीं शगुन राठी की बर्बादी है। तरुण का घर शगुन अपने कमरे में थी। उसने अपना बैग खोला और उसमें से अपना लैपटॉप निकाला। शगुन दिल्ली में एक कंपनी में काम करती थी। पढ़ाई पूरी होते ही वो जॉब करने लगी और वहीं दिल्ली में ही रहने लगी। उसने अपने होने वाले पति का नाम डालकर सर्च किया। उसे कुछ ऐसा पता चला कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स मिली।
ये क्या? कुंवर शौर्य प्रताप सिंह राठौड़ की तो पहले शादी हो चुकी है, इनके तो एक बच्चा भी था। वो पोस्ट को पढ़कर हैरान हो गई। उसने पोस्ट आगे पढ़ी, मिसेस शौर्य प्रताप सिंह राठौड़ और उनके बच्चे की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, जो कि मामूली एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। उनको मारने के पीछे कुंवर शौर्य प्रताप सिंह राठौड़ का ही हाथ है। ये सब पढ़कर शगुन ने बौखलाते हुए कहा, ओ गॉड, ये इंसान तो किसी भी एंजल से पति नहीं कहला सकता। ये पति नहीं, हैवान है। ऐसे हैवान से जीजी कैसे शादी कर सकती थी? इसीलिए उन्होंने मना कर दिया होगा। जब उनको ये सब पता चला होगा। मुझे एक बार माँ सा और बापू सा से बात करनी चाहिए। ये शादी नहीं होनी चाहिए, ये शादी रोकनी होगी मुझे। उसने कुछ देर सोचा और फिर लैपटॉप बंद करके अपने कमरे से बाहर आई ही थी कि उसे औरतों ने घेर लिया। एक औरत बोली, शगुन चल छोरी, तेरी शादी की रस्मों का समय हो गया है। वो लोग उसे रस्में करने ले गई। शगुन को आज मेहंदी लगाई गई और अगले दिन हल्दी लग गई थी। अब हल्दी लगाने के बाद शादी के लिए शगुन को तैयार किया जा रहा था। घर के आंगन में एक मंडप लगा हुआ था, जिसके आसपास सिर्फ कुछ रिश्तेदार और परिवार वाले मौजूद थे। घर की औरतें शगुन को शादी के जोड़े में तैयार करके मंडप में लेकर आई। शगुन ने हल्के गुलाबी रंग का राजस्थानी घाघरा चोली पहन रखा था, जिसमें वो कमल की फूल की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके मासूम से चेहरे पर कोई दाग नहीं था। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी शगुन, जैसे कोई अप्सरा आज धरती पर उतर आई थी। उसे ऐसे देखकर सबकी नजरें उस पर चली गई थी। उसने देखा कि मंडप में सिर्फ पंडित था और दूल्हे की जगह सिर्फ कटार रखी हुई थी, जिसे देखकर उसने मन में कहा, ओ गॉड, ये कैसी शादी है। इस इंसान को इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि आज उसकी शादी है। अपनी शादी पर खुद आने की जगह पर कतार भेज दी। क्या करेगी शगुन ये शादी? क्यों कर रहा है शौर्य शगुन से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद? क्या होगा शगुन के साथ? अब आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। वो मन मारकर मंडप में बैठ गई। उन सब की बातें शगुन के कानों में पड़ रही थी। वो उन बातों से अंदर से डर रही थी, क्योंकि उसे अपना बच्चा चाहिए था, इसलिए वो उस डर को बाहर नहीं आने दे रही थी। उसने शादी की रस्में करना शुरू कर दिया। पंडित ने कहा, कन्यादान की रस्म के लिए वधू के माता पिता आगे आए। उसकी बात सुनकर तरुण और आशा आगे आए। दोनों ने कन्यादान की रस्म पूरी की और शगुन के हाथ में शौर्य की कटार थमा दी। शगुन ने कटार के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए और शादी की बाकी विधियां पूरी की। शादी संपन्न हुई और विदाई की बारी आ गई थी। विदाई के लिए तेजा ड्राइवर के साथ एक गाड़ी लेकर आया था। वो घर के बाहर गाड़ी के पास खड़ा हुआ था। तेजा देखने में काफी हैंडसम था। उसके पास 6 फीट हाइट वाली मस्क्यूलर और अट्रैक्टिव बॉडी थी, जिसे देखकर कोई भी लड़की उससे एक नज़र देख लेती तो बस अपना दिल उस पर हार बैठती। तेजा लड़कियों की ओर बिल्कुल भी नहीं देखता था, उसका फोकस तो बस उसकी जॉब पर रहता था। जैसे ही शगुन कटार लेकर घर से बाहर आई, तेजा की नज़र उस पर जम गई। वो गाड़ी के पास आई और अपना भारी सा लहंगा संभालते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो तेजा ने कहा, हुक्म रानी सा, मैं कर देता हूँ। शगुन उसकी शक्ल ध्यान से देखते हुए बोली, आप तेजपाल भाई सा हो ना, मोहन काकू सा के बेटे? हाँ मैं वही, पर आप मुझे भाई सा मत बुलाइए, मैं आपका सेवक हूँ। सब मुझे तेजा बोलते हैं, तो आप भी मुझे तेजा ही बोले। इतना बोल तेजा ने कार की बैक सीट का दूर खोला। शगुन को उसकी बातें अजीब लगी, लेकिन अभी उसे अपनी शादी पर ध्यान देना था, इसलिए वो खुद को संभालते हुए गाड़ी में बैठ गई। तेजा ड्राइवर के बगल में बैठते हुए बोला, चलो ड्राइवर। शगुन की नज़र अपनी हाथों में पकड़ी हुई कटार पर जमी हुई थी, लेकिन तेजा की नज़र उसके खूबसूरत चेहरे पर जमी थी। वो बैक व्यू मिरर से उसे देख रहा था। कुछ देर में उनकी गाड़ी राठौड़ महल पहुंच गई। राठौड़ पैलेस, बीकानेर। महल को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आज इस महल के राजा की शादी है। शगुन जब महल के एंट्रेंस पर पहुंची तो उसने देखा कि पूरा राठौड़ परिवार उसके स्वागत के लिए खड़ा हुआ था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन शगुन काफी डरी हुई थी। दाता हुकुम ने शगुन को देखते हुए कहा,
बिंदनी, हम सब शौर्य का परिवार हैं। ये शौर्य की दादी सा हैं कावेरी, ये बुआ सा अरुणा, फूफा सा कौशिक, इनकी बेटी पायल और बेटा अक्ष। उन सबको देखकर शगुन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। कावेरी और अरुणा ने मिलकर गृह प्रवेश की रस्म पूरी करवाई। अरुणा ने पायल से कहा, बेटा अपनी भाभी सा को भाई सा के कमरे में लेकर जाओ, बेचारी थक गई होगी। पायल ने शगुन से कहा, चलिए भाभी सा। वो शगुन को उसी अंधेरे कमरे के बाहर लेकर आई जिसमें सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी आ रही थी, जिसके पास एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर मोमबत्ती की रोशनी पड़ रही थी, जिसे देखकर पता चल रहा था उस लड़के ने अपना फेस मास्क से कवर कर रखा है। ये है शौर्य भाई सा का कमरा, एंजॉय द वेडिंग नाइट। इतना बोलकर पायल वहां से चली गई। शगुन कमरे के अंदर गई। कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक से दरवाजा बंद हो गया। शगुन की तो डर से रूह ही कांप गई। शगुन के कानों में किसी के चलने की आवाज आई। उसने डरते हुए मन में कहा, हुकुम सा तो चल फिर नहीं सकते, तो फिर ये कौन है? कौन है? उसने अंधेरे में पुकारना शुरू किया, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसको खींचा। वो सीधा बेड पर जा गिरी। कौन है? कौन है यहाँ? वो पुकारने लगी। कोई उसकी ओर कदम बढ़ा रहा था और जिस कारण वो हद से ज्यादा डर गई थी। अगले ही पल वो किसी की मजबूत पकड़ में थी। उसने डरते हुए मन में कहा, हुकुम सा तो अपाहिज है, तो फिर ये कौन है? वो इसी बारे में सोच रही थी कि उस शख्स ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। वो खुद को असहाय महसूस करने लगी। छोड़िए मुझे, कौन है आप? छोड़िए मुझे, कोई है, मुझे बचाओ, प्लीज बचाओ मुझे। शगुन ने चिल्लाते हुए छूटने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उसकी आवाज उस साउंड प्रूफ कमरे के बाहर नहीं जा सकती थी। इस वजह से कोई उसकी मदद करने भी नहीं आ सकता था। उस शख्स ने जबरदस्ती नोच नोच कर शगुन के जेवर उसके बदन से उतारने शुरू कर दिए। उस शख्स की इस हरकत से शगुन को दर्द हो रहा था। उसने दर्द में कराहते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन उस शख्स को तो जैसे शगुन की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो रोते हुए उस शख्स को समझाते हुए कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी शादी हुकुम सा से हुई है, मैं यहाँ उनके लिए आई, प्लीज मुझे जाने दो। उन्हें अगर पता चला कि तुमने उनकी पत्नी के साथ ये सब किया तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उस शख्स ने अब उसका आंचल खींचा और उसके बदन से हटा दिया। शगुन को समझ आ गया था कि अब उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। शगुन ने महसूस किया कि उसके बदन से कपड़े उतर रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शगुन ने अपना पूरा जोर लगाया और उस शख्स को धक्का देते हुए कहा, हटो मुझसे दूर हैवान कहीं के। लेकिन उस शख्स ने उसका हाथ पकड़कर वापस अपने करीब खींच लिया। उस शख्स ने शगुन की दोनों कलाइयों को पकड़कर बेड से सटा दिया और उस पर हावी हो गया। उसकी इस हरकत को देखकर अब शगुन ने अपनी कोशिश बढ़ा दी, लेकिन उस शख्स ने शगुन पर अपना पूरा काबू पा लिया था। उस शख्स ने शगुन के साथ अपनी सारी हदें पार कर दी। शगुन दर्द से कराह उठी। उसकी चीख को उस वहशी ने अपने होठों से उसके होठों में ही रोक दिया। वो शख्स अब शगुन को किस करने लगा, पर उस किस में वहशीपन था, ना कि स्नेह और प्यार। ये बात शगुन महसूस कर सकती थी। अब उसके बदन को नोचा जा रहा था। उस दर्द के कारण शगुन अब बेहोश होने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी आंखें बंद होने लगी। अगली सुबह आसपास के लोगों के बीच ये बात फैल गई थी कि शगुन ने शिखा की जगह शौर्य से शादी कर ली है। इसलिए सब अपने अपने घरों में, गली, चौराहे और नुक्कड़ों पर बैठकर उनकी बातें कर रहे थे। कुछ औरतें कुएं पर पानी भरते हुए बातें कर रही थी। एक औरत ने कहा, पता नहीं क्या मजबूरी है उस लड़की की जो ये हुकुम सा से शादी करी है। दूसरी ओर उसे जवाब देते हुए कहा, सब पैसे का खेल है, पैसे के लिए कुछ भी हो सकता है। एक और औरत ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हुकुम सा को तो आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। देखो तो अपनी शादी में खुद नहीं आया और अपनी कटार भेज दी थी। पता नहीं क्यों इन लोगों को पैसे ने इतना अंधा कर दिया है। एक हैवान से अपनी फूल सी बेटी की शादी कर रहे हैं। वो लंगड़ा जरूर है, लेकिन उसके नाम से सब थर थर कांपते हैं। राठौड़ पैलेस। शगुन की आंख खुली तो उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था।
वो बेड पर बेजान सी पड़ी हुई थी। उसके बदन पर कंबल था। उसका कमरा रोशनी वाला था। उसका रंग हल्के नीले और सफेद रंग का था। उस कमरे के साथ बड़ी सी बालकनी जुड़ी हुई थी। कांच का दरवाजा था और उस पर सफेद पर्दे गिरे हुए थे। शगुन खुद को संभालते हुए उठी तो अपनी हालत देखकर रोने लगी। फिर उसने अपने आसपास देखा। अपने आसपास का नजारा देखकर उसने रोते हुए खुद से ही कहा, ये मैं कहाँ हूँ? ये तो हुकुम सा का कमरा नहीं है। उनके कमरे में तो अंधेरा था। गुड मॉर्निंग हुकुम रानी सा। उसके कानों में एक लड़के की आवाज पड़ी। शगुन ने उस ओर देखा जहां से आवाज आई थी। उसके सामने कमरे के अटैच बाथरूम के दरवाजे पर एक लड़का खड़ा हुआ था। उस लड़का ने बाथरोब पहन रखा था। उसके गीले बालों से बह रहा पानी बयान कर रहा था कि वो अभी अभी बाथरूम से नहा कर आया है। उस लड़के को देख शगुन ने खुद को कंबल से अच्छी तरह कवर करते हुए हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़के ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, सुहागरात मनाने के बाद इंसान उठते ही कहाँ जाएगा हुकुम रानी सा। वैसे कैसी रही आपकी सुहागरात? शगुन को जैसे काटो तो खून नहीं। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरे पति नहीं हो, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? कौन है ये शख्स? ऐसा क्यों किया उसने शगुन के साथ? कैसे पहुंची शगुन उस शख्स के कमरे में? जानने के लिए पढ़ते रहिए।